नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के सामने की घंटी को जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारे सभी वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे, नरेंद्र मोदी चौतरफा संकट से घिर गए हैं। विदेश नीति कूटनीति के तहत पड़ोस के देश बांग्लादेश से भी घिरे हुए हैं और हिंडनबर्ग ने जो दूसरी रिपोर्ट अपनी जारी की है और बहुत बड़ा महाघोटाले का खुलासा किया है, पूरा विपक्ष उनके साथ हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का काम कर रहा है। हिंडनबर्ग के नए भंडाफोड़ से मोदी सरकार बहुत बड़े संकट में फंस गई है। क्या इस भंडाफोड़ ने सेबी को ही नहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है और सेबी को भी भ्रष्टाचारी नहीं साबित कर रहा है? क्या विपक्ष सेबी अध्यक्ष के अडानी से कनेक्शन को लेकर के जेपीसी की मांग कर रहा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग कर रहा है, तो क्या यह वाजिब है? और अगर वाजिब है और जेपीसी से जांच कराई जाती है तो भारत के सबसे बड़े घोटाले, आर्थिक मामलों के घोटाले का पर्दाफाश हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और इसमें फंसेंगे अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को फंसाना चाहते हैं, खुद फंसना चाहते हैं? ऐसे तमाम आसन्न संकट आज मंडरा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर चुके हैं। सरकार को मजबूर कर देंगे विपक्ष के नेता अगर सरकार का दोष साबित हो जाएगा कि अडानी की मित्रता को निभाने के लिए, अडानी की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनैतिक ढंग से, गैर वाजिब ढंग से उनकी मदद किया है, तो सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा। इस महाघोटाले का खुलासा होने के बाद क्या नायडू और नीतीश भी पुनर्समीक्षा कर सकते हैं, जो बैसाखी बनकर के सरकार को चला रहे हैं? हमें तो लगता है कि हिंडनबर्ग की आई रिपोर्ट से जो तहलका मचा है, जो भूकंप आया हुआ है, इससे पूरी सरकार हिल गई है और जब समय आएगा, अगर जांच होती है तो उस समय सरकार को उखड़ने का भी खतरा मौजूद हो जाएगा। सरकार का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है, सरकार जा भी सकती है अगर बैसाखियां लगी रहेंगी तब भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में, या यूं कहें कि 11 सालों में, इतने बड़े संकट से कभी नहीं जूझे हैं और ऐसे संकट आए भी नहीं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 की अपेक्षा कमजोर हो गए हैं, संसद में संख्या बल कम हो गया है सत्तारूढ़ पार्टी का और बैसाखियों पर सरकार टिकी हुई है, ऐसे समय में हिंडनबर्ग का संकट आना, बांग्लादेश का संकट आना और तमाम आसन्न संकट जो खड़े हुए हैं मुंह बा करके, उसमें पार्टी की आंतरिक गुटबाजी भी हो सकती है, संघ की नाराजगी भी हो सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वह सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रह जाएंगे अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तब। और जिस तरह से बांग्लादेश को लेकर के, बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अटैक, अत्याचार को लेकर के यहाँ के हिंदू संगठन मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं और उन्हें
मुस्लिम देशों को या बांग्लादेश के मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं, कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी समर्थित आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी, ऐसे तमाम संगठन जो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म से संबंधित हैं, या यूं कहें कि कट्टर संगठन जो कि हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए हैं और वह हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, हिंदुत्व के नाम पर अपराध करते हैं, तो ऐसे अपराधी संगठन अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, तो क्या देश में आंतरिक शांति का माहौल खत्म नहीं हो जाएगा? देश में अशांति, हिंसा और आगजनी बांग्लादेश जैसी नहीं शुरू हो जाएगी? इन सब संकटों की तरफ भी नरेंद्र मोदी को ध्यान देना चाहिए, और जो बड़े संकट हैं उन्हें तो निपटाना ही है, पहले उन्हें छोटे संकटों से निपटना चाहिए। और सबसे पहले आरएसएस और पूरा भगवा गैंग को समझाना चाहिए कि अभी उन्हें कुछ भी नहीं करना है, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच तक नहीं देनी है, दंगे भड़काने और बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार को, यहाँ के मुसलमानों को की हत्या करके, मार के, नरसंहार करके कैसे बदला चुकाना चाहेंगे? अगर ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो कि देखने में भी आ रही हैं, कई जगह मुस्लिमों पर अत्याचार हो भी रहा है, और इतना कहना पड़ेगा कि सरकार कार्रवाई भी उनके खिलाफ, जो अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, कार्रवाई कर भी रही है। और लेकिन यह कार्रवाई कब तक होगी? और जब पूरा हिंदू समाज या कट्टर हिंदू अगर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए सड़क पर निकल आएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारें और केंद्र की सरकार उनके ऊपर नियंत्रण कर पाएगी? यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व को विचार मंथन करना चाहिए। बांग्लादेश की तरह भारत को किसी आसन्न संकट में नहीं डालना है, हिंसा, आगजनी और अशांति का माहौल नहीं कायम करना है। और अगर ऐसा होता है तो इस देश की धर्मनिरपेक्ष शक्तियां, सर्वधर्म संभाव और साझा संस्कृति से जुड़ी शक्तियां भी हिंदुओं का विरोध करेंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, अगर मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो उस अत्याचार के खिलाफ इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी खड़े होंगे और अत्याचारियों को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए चुनौती और चेतावनी दी जाती है कि कट्टरपंथी शक्तियां जो अब हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए हैं, भारत के मुसलमानों की तरफ आंख उठा करके देखने की जरूरत न करें। बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां नहीं होने देंगे और भारत की एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक माहौल, सौहार्द, भाईचारा जैसे पहले बना हुआ था उसी तरह आज भी और आगे भी बना रहेगा। इसके खिलाफ जो खड़ा होगा उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं, इस तरह के अनेक संकटों में फंसे हुए हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और उन्हें घुटनों पर ला दिया, ओम बिरला को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उन्हें उस बिल को जेपीसी को, संसदीय कमेटी को भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो समझिए कि यह विपक्ष की संसद सत्र में पहली जीत है, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म पर चल रही संसद में पहली जीत विपक्ष की है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला करके वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को जेपीसी के हवाले किया गया है और जेपीसी का गठन कर भी दिया गया है। अब जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर
इसके भविष्य के बारे में विचार होगा। वैसे वक्फ बोर्ड कानून संशोधन कानून जो लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई हुई है, इसके खिलाफ तमाम से तर्क दिए जा रहे हैं और वह तर्क अब तो नीतीश की पार्टी और नायडू की पार्टी की ओर से भी दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है भगवा गैंग के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों से, कि जिस तरह से आप मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्ड का संशोधन करके उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं, वहां की प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहते हैं और वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को बैठाना चाहते हैं वहां के मैनेजमेंट में, उसी तरह से क्या आप तमाम मठों और हिंदू मंदिरों के जितने भी संगठन हैं, क्या उसमें मुसलमानों का दाखिला करेंगे? क्या हिंदुओं के संगठनों में जो प्रॉपर्टी है उस पर सरकार दावा करेगी? आपको बता दें कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट ब्राह्मणों के हाथ में है। बोध गया बौद्धों का है। बोध गया पवित्र स्थान वह है जहां पर तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था और उस टेम्पल पर, उस धार्मिक स्थल पर बौद्धों का कब्जा होना चाहिए। लेकिन बोध गया मंदिर कमेटी में ब्राह्मणों का दबदबा है और बौद्ध बहुत कम मात्रा में उसके सदस्य हैं। उसी तरह से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मुसलमानों के संगठन पर भी हिंदुओं का कब्जा हो जाए, हिंदुओं का दबदबा हो जाए और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेच करके हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी की आरएसएस की यह समझी बूझी रणनीति है और हिंदू मुस्लिम को बनाए रखने के लिए, ध्रुवीकरण को बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक आग को पैदा करने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह का बिल लेकर के आते हैं और संशोधन के नाम पर मुस्लिमों के बड़े संगठन पर कब्जा जमाना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेपीसी कमेटी अलाउ कर देती है कि हाँ वाजिब है, होना चाहिए संशोधन, जो संशोधन नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर के आई है वैसा संशोधन होना चाहिए, तो समझ लीजिए कि बोध गया टेम्पल से भी ब्राह्मणों को निकाल बाहर किया जाएगा, सिर्फ बौद्धों का कब्जा होगा और जितने भी हिंदू संगठन हैं वक्फ बोर्ड की तरह, जितने भी मठ मठाधीश हैं, सब में मुसलमानों को प्रवेश देना पड़ेगा और उनकी संपत्तियों को मुसलमानों में बांटना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऐसे दो मुहाने पर खड़े हैं या चौराहे पर खड़े हैं जिसके चारों ओर रास्ते जाते हैं, लेकिन एक भी रास्ते पर जाने पर उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन संकटों को खुद उत्पन्न किए हैं। अगर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम नहीं आया होता तो इसमें फंसने की गुंजाइश ही नहीं होती, लेकिन नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच बड़ी लकीर खींचने के लिए कुछ न कुछ होते रहना चाहिए, क्योंकि हर समय चुनाव होता है और हर समय अगर चुनाव होता है और अगर हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाएगा तो चुनाव नहीं जीता जाएगा। इस समय उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं उपचुनाव के लिए, 3 राज्यों के चुनाव हैं और इन चुनाव में हिंदू मुस्लिम 80-20 का खेला खेल करके नरेंद्र मोदी जीतना चाहते हैं। उन्हें पता है कि 80-20 का खेला उन्हें उनका 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं चल पाया है। कितना भी उन्होंने मंगलसूत्र और मुजरा करवाया, कितनी भी हेट स्पीच दिया, लेकिन उसका असर न तो हिंदुओं पर पड़ा कि उन्हें ज़्यादा वोट मिल जाए हिंदुओं से, और न मुसलमानों पर कोई असर पड़ा कि वह आतंक से
प्रभावित हो जाएं और हार मान लें और घुटने टेक दें हिंदुओं के सामने। नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व कार्ड का मुद्दा अब लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन उसे जीवित रखने के लिए वक्फ बोर्ड कानून संशोधन जैसे चीज़ें लाते रहेंगे। और अगर वक्फ बोर्ड पर समझौता हो जाएगा, अगर मान लीजिए वह लागू हो जाता है, तो उसके बाद जो आतंक होगा वह और बीभत्स होगा। और नहीं होगा लागू अगर जेपीसी अड़ जाएगी, क्योंकि जेपीसी में, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में, विपक्ष भी होगा, मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे। और जितनी तादाद भगवा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की रहेगी, उतनी ही तादाद जेपीसी में अगर विपक्ष की होगी, तभी विपक्ष की कमेटी सुचारू रूप से काम कर पाएगी, वरना कमेटी भंग हो जाएगी। जितने भी हिंदू और मुस्लिम लोग हैं वो कमेटी से हाथ खींच लेंगे। इसलिए सदस्य संख्या उसमें बराबर होनी चाहिए दोनों पार्टियों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहने के लिए, और हिंदू मुस्लिम के अलावा वह कुछ सोचते ही नहीं है। देश के विकास के लिए कानून, बेरोजगारी उन्मूलन के लिए कानून, गरीबी उन्मूलन के लिए कानून बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। किस तरह से भारत विकसित राष्ट्र 2047 तक बन सकता है, उसके बारे में उनके पास कोई दूरदर्शी प्लानिंग नहीं है। कोई दूरदर्शी प्लानिंग या योजना के लिए कानून नहीं बना सकते हैं। बनाएंगे तो जो मुसलमानों से के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा करना पड़े, खड़ा हो जाए, और उनकी प्रॉपर्टी भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाए, ऐसे कानून नरेंद्र मोदी हमेशा बनाना चाहेंगे। और देखिएगा, वक्फ बोर्ड के बाद CAA NRC तो पहले ही आ चुका है, इस तरह के और भी कानून अधिनियम बनाए जाएंगे, जिससे कि मुसलमान बैकफुट पर आ जाए और उनका वोट देने का अधिकार खत्म हो जाए। वैसे इन्होंने CAA NRC के आधार पर ही मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने का मन बना लिया था, और उसके लिए CAA NRC लाया था, और इस देश के मुसलमानों को दूसरे देश, मुस्लिम देशों में भेजने का कुचक्र रचा था। और दूसरे देश के मुसलमानों, खास करके जो हमारे आसपास में मुस्लिम देश हैं, वहाँ के हिंदुओं को, बांग्लादेश के हिंदुओं को, अफगानिस्तान के हिंदुओं को, पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने का प्लान बनाया था, और यहाँ के मुसलमानों को बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान खदेड़ देने का मन बनाया था। लेकिन वह कानून बुरी तरह से फेल कर दिया इस देश की जनता ने, मुसलमानों ने, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों ने। हिंदू मुस्लिम का खेला खेल करके नरेंद्र मोदी अब चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि अब विपक्ष भी मजबूत हो गया है। और हर हिंदू कट्टर नहीं होता है, हर हिंदू मुस्लिम विरोधी नहीं होता है। मुट्ठी भर कट्टर हिंदू हैं जो भारतीय जनता पार्टी RSS से जुड़े हुए हैं, वही 80-20 का खेला खेलना चाहते हैं। इस देश के अधिकांश हिंदू अपनी साझा संस्कृति, साझा विरासत, सर्वधर्म समभाव को बनाए रखना चाहते हैं, और वही हिंदू नरेंद्र मोदी की प्लानिंग को कैंसिल कर देते हैं और 80-20 का खेला नहीं होने देते हैं। और उन्हीं हिंदुओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हारते हारते बचाया था। लेकिन जिस तरह से घिनौना खेल नरेंद्र मोदी, RSS और तमाम भगवा पार्टियां, भगवा संगठन खेल रहे हैं, और मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ आए दिन आग उगलते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी तक छीनने, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने, उनकी मॉब लिंचिंग करने, उनके धर्मस्थलों को निशाना बनाने का काम करते हैं, इसे पूरा देश देख रहा है। और देश का बच्चा बच्चा भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, शाह और भागवत, ये लोग मुसलमानों के कभी नहीं हो सकते हैं। और इनका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास सिर्फ और सिर्फ छलावा है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात भारतीय जनता पार्टी बंगाल का नेता शुभेंद्र अधिकारी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास बंद करो, हमें जो वोट देगा हम उसी
को सुविधाएं देंगे, उसी का काम करेंगे। तो मुसलमानों को घेरने का काम शुभेंदु अधिकारी ने किया था, क्योंकि मुसलमानों ने बंगाल में ममता बनर्जी को 22 से 29 सीटें दिला दिया और भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटें कम कर दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी जले भुने हुए थे और उन्होंने ऐसा बयान दिया। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का छलावा दे करके देश को आगे ले जाने, सर्वांगीण विकास करने, विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम का खेला खेलने का घिनौना काम करते हैं। और इस काम में सबसे आगे खुद नरेंद्र मोदी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक संवैधानिक ढंग से चुने हुए सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद हिंदू मुस्लिम और 80-20 का खेला खेलना चाहते हैं, मंगलसूत्र और मुजरा करवाते हैं, हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुसलमानों को सौंप देने की बात करते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत करके आएगी तो राम मंदिर में ताला लगा देगी। इस तरह की हेट स्पीच जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दे सकता है, तो बाकी भगवा पार्टी के नेताओं और आरएसएस के प्रचारकों और युवा वाहिनी के लठधारी तलवारधारी कार्यकर्ताओं से कैसे बचाया जा सकता है इस देश को और इस देश के कल्चर को और इस देश के तमाम धर्म को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जो संकट मैंने गिनाया, इसमें इसके अलावा भी अन्य संकट हैं, और वह संकट है ओबीसी जनगणना। ओबीसी जनगणना और हक अधिकार अगर ओबीसी को नहीं दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख करके रख लीजिए कि अगले चुनाव में विपक्ष में बैठना पड़ेगा इनको, क्योंकि इस देश में ओबीसी की संख्या 60% से अधिक है, और 98 करोड़ जो हमारे मतदाता हैं उसमें भी 60% से अधिक ओबीसी मतदाता हैं। और जिस दिन इनकी आंखें खुल जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ढोंग, इनका ब्राह्मणवाद, इनका मनुवाद, इनका अडानी अंबानी को सारी प्रॉपर्टी खैरात में दे देने की नीयत सब कुछ धराशायी हो जाएगी। और उसके बाद जिस तरह से बिहार में और उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में लगातार ओबीसी मुख्यमंत्री बने हैं, और आज भी उत्तर प्रदेश में ओबीसी को उप मुख्यमंत्री तो बनाना ही पड़ गया है, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो इनका ओबीसी का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। और वही ओबीसी उप मुख्यमंत्री संकट खड़ा किया हुआ है पूरे प्रदेश में, केंद्र से लेकर के दिल्ली से लेकर लखनऊ तक को हिला दिया है योगी को हटाने के लिए। और योगी के कंधे पर अगर आरएसएस का हाथ है और केशव मौर्य के कंधे पर शाह का हाथ है, तो यह लड़ाई केशव और योगी की नहीं रह गई है, यह लड़ाई शाह और योगी की हो गई है। और शाह और योगी की लड़ाई का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं, एक शाह का गुट और दूसरा योगी का गुट। और योगी का गुट चूंकि आरएसएस से जुड़ा हुआ है, इसलिए आरएसएस और योगी एक तरफ हो गए पार्टी में, और दूसरी तरफ मोदी और शाह। मोदी और शाह गुट में मंत्रिमंडल के लोग हैं, कुछ सांसद और हैं जो कट्टर हैं, मोदी समर्थक हैं, मोदी के भक्त हैं। बाकी आधे से अधिक भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस और योगी का कब्जा। अब यह अंदरूनी लड़ाई कब बड़ी हो जाए, लड़ाई की लकीर कितनी जल्दी बड़ी हो जाए और किस रूप में हो जाए, कब हो जाए, यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। आए दिन तलवारें खिंची रहती हैं दोनों गुटों की ओर से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो संकट हैं उसमें बांग्लादेश का संकट, बांग्लादेश के हिंदुओं के जान माल की रक्षा और भारत के मुसलमानों के जान माल की रक्षा का एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, यह तो आप देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ से विदेशी शक्तियां, हिंडन वर्ग ने जिस तरह से
आर्थिक मामलों में महाघोटाले का खुलासा किया है, उससे पूरे भारत में इस समय भूकंप आया हुआ है और विपक्ष रणनीति बना रहा है कि किस तरह से हिंडनबर्ग को लेकर के लकीर इतनी बड़ी कर दी जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हिल जाए या फिर यह सरकार गिर जाए। सरकार तो निश्चित रूप से गिरनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन 5 साल ये सरकार नहीं चल पाएगी क्योंकि नीतीश और नायडू खामोश हैं। इनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया, खास करके विशेष राज्य के दर्जे की मांग नायडू की भी थी, नीतीश की भी थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद से ही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए हुए हैं और जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम परिवर्तन करने का मादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए और संसद में बिल लेकर के आए, उस पर भी आज सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं और अपनी पार्टी के नेताओं के थ्रू मिसाइल दाग रहे हैं, जो दिल्ली पर आकर के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मिसाइल गिर रही है। इसी तरह की मिसाइल आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी दाग रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू धर्मनिरपेक्ष हैं। मजबूरी बस या यूं कहें कि शर्तों को पूरा करने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गठबंधन कर लिए हैं, सरकार को समर्थन दे दिए हैं, लेकिन विचारधारा के स्तर पर दोनों दो ध्रुवों में बटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी धुर दक्षिणपंथी पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है, कट्टर संगठन है, और टीडीपी नायडू की पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, मुसलमानों को, हिंदुओं को, तमाम धर्मावलंबियों को साथ लेकर के चलना चाहती है। ऐसी स्थिति में सरकार जो चल रही है और दोनों विचारधाराएं अलग अलग हैं, तो इन दोनों विचारधाराओं में कब टकराव हो जाए और कब नायडू और नीतीश समर्थन वापस ले लें, कुछ नहीं कहा जा सकता है। समर्थन वापस लेते ही सरकार गिर जाएगी और फिर मध्यावधि चुनाव नजदीक आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।